सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं भारत में व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे, पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वह भारत की खोज करने के लिए निकला और दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उत्तर मासा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, होकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर कप्पकडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, वास्को डी गामा को सभी लोग जानते हैं, पुर्तगाल का निवासी था और वो भारत की खोज करने के लिए निकला हुआ था। तो वो किस रास्ते से आया था? उत्तर मासा अंतरीप के रास्ते से आया था, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जो कि आधुनिक केरल में है और उसका नाम है कोझिकोड। तो वहां पे एक स्थान है कप्पकडाबू, तो वहां पे सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को। कुछ इतिहासकारों ने 20 मई 1498 भी लिखा हुआ है। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे, तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा की सहायता उस समय भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। वास्को डी गामा को ऐसा लिखा है इतिहासकारों ने कि वास्को डी गामा आया और ऐसे घूमता घूमता भारत पहुंच गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी पूरी सहायता एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी और अब्दुल मजीद की सहायता से ही वो भारत तक पहुंचा था। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि जमोरिन ने स्वागत किया था। जमोरिन उस समय कहाँ के राजा थे? कालीकट के राजा थे। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस चला गया था और पुर्तगाल के राजा उस समय थे मैनुएल प्रथम। तो मैनुएल प्रथम ने वास्को डी गामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। वाणिज्य का प्रधान का मतलब होता है व्यापार का मुखिया। तो ये उपाधि किसने दी थी? पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने दी थी वास्को डी गामा को। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा से भारत आया और 1503 से क्या किया था? पुर्तगालियों ने कालीकट में, कोचीन में और कुन्नूर में अपनी व्यापारिक कोठियां बनानी शुरू कर दी थी। देखिए, व्यापारिक कोठियां क्या होती हैं? जैसे वो बाहर से माल लाते थे अपने देश से, पुर्तगाल से, और भारत में कहीं ना कहीं रखने के लिए स्थान तो चाहिए होगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो कोठियां बनाई थी वो कालीकट में बनाई थी। कालीकट आधुनिक केरल में है और उसका नाम है कोझिकोड। तो वो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी। 1506 में फ्रांसिस्को अल्मीडा पुर्तगालियों का गवर्नर बन के भारत आया और अनेक स्थानों पर उसने क्या किया कि विजय प्राप्त की थी। फ्रांसिस्को अल्मीडा कहता था कि हमें अपनी पूरी शक्ति समुद्र पर लगा देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम समुद्र पर शक्तिशाली नहीं होंगे तो शीघ्र ही हर वस्तु हमारे विरुद्ध में हो जाएगी। ये कौन कहता था? फ्रांसिस्को अल्मीडा कहता था। और इसी नीति को इतिहासकारों ने क्या कहा है? इतिहास में ब्लू वाटर नीति कहा है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। और 1509 में फ्रांसिस्को अल्मीडा की मृत्यु हो गई थी। 1509 में अल्बुकर्क गवर्नर बन के भारत आया और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1509 में ही फ्रांसिस्को अल्मीडा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद अल्बुकर्क को भेजा गया और अल्बुकर्क को ही जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था और उसे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो किसको बनाया था? गोवा को बनाया था। अल्बुकर्क के समय में ही पुर्तगालियों का सबसे अधिक विस्तार हुआ और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक उसने पुर्तगाली व्यापार को बढ़ा दिया था। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। इसी समय पुर्तगालियों ने क्या किया कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में दे दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं।
1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। पुर्तगालियों ने क्या किया कि बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 1668 में 10 पाउंड के बाद से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। किसको? बंबई को। देखो यहाँ पर मैं बंबई इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे आधुनिक नाम मुंबई है। अब बात करते हैं भारत में डचों के आगमन पर। डच एक हॉलैंड की व्यापारिक जाति थी और 1602 में 8 डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 8 डच कंपनियों को मिला के एक कंपनी बनाई गई थी और उसका नाम यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। डचों के द्वारा भारत में सबसे पहले मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत में व्यापारिक कोठियां खोली गई थी। आपको मैं बता चुका हूं कि व्यापारिक कोठियां क्या होती हैं। व्यापारिक कोठियां वो होती हैं कि अपना वो माल लाते थे देश से, तो यहाँ भी कुछ रखने के लिए स्थान चाहिए होता था, तो उसी को इतिहासकारों ने व्यापारिक कोठी कहा है। तो सबसे पहले डचों ने कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और मसूलीपट्टनम कहाँ है? आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। फिर पुलिकट में और फिर सूरत में स्थापित की थी। 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डचों की पराजय हुई और भारत से उनका पतन होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं बेदरा युद्ध के बारे में। बेदरा को बिदर्रा के नाम से भी जाना जाता है और ये युद्ध नवंबर 1759 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और डचों की पराजय हुई थी। इस युद्ध के बाद डचों का पतन शुरू हो गया था। अब बात करते हैं भारत में फ्रांसीसियों के आगमन पर। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1668 में फ्रांसीसियों ने फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बनाई थी तथा इन दोनों बस्तियों का अध्यक्ष फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया था। सबसे पहले कहां बनाई थी? 1668 में सूरत में बनाई थी। सूरत कहां है? गुजरात में है। 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। मसूलीपट्टनम मैं आपको बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश में है ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इन दोनों बस्तियों का जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था? फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया था। 1679 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की और फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 1690 से 1692 के मध्य में फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया था कि बंगाल के चंद्रनगर में बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया था। देखिए चंद्रनगर जो है आज उसका नाम है चंदननगर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि बंगाल में ही है। 1720 में लिनायर को गवर्नर बनाया गया और इसके बाद 1735 में ड्यूमा को गवर्नर बनाया गया। इन दोनों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने खूब उन्नति की थी। किसके नेतृत्व में? लिनायर के नेतृत्व में और ड्यूमा के नेतृत्व में। 1742 में डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया था और एल्फिंस्टन के अनुसार डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुशासित सैनिकों का पूर्ण उपयोग किया तथा वह पहला व्यक्ति था जिसने बंदरगाहों को छोड़कर देश के मध्य भाग तक अपनी सेनाओं को ले गया था। तो कौन पहला व्यक्ति था? डुप्ले पहला व्यक्ति था। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों की झूठी शान को पहचाना और अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दिया था। लेकिन 1761 आते आते पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब बात करते हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन पर। 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का गठन किया और उसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडस्ट्रीज रखा था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी।
इस कंपनी का प्रबंध एक समिति करती थी जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे और इन सभी का जो चुनाव होता था वो कंपनी के ही आम जो कर्मचारी होते थे उनके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता था। बाद में यही समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानी गई और 1833 से इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा था। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स ने विलियम हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापारिक कोठियां खोलने की आज्ञा मांगी और जहांगीर के द्वारा आज्ञा दे दी गई थी। 1611 में विलियम हॉकिंस ने मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी व्यापारिक कोठियां बनाना शुरू कर दी थी, परंतु पुर्तगाली व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर ने निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे दिया था। अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापारिक कोठियां खोलने की इजाजत मांगी थी, जहांगीर के द्वारा इजाजत दे दी गई थी। 1611 में विलियम हॉकिंस ने अपनी कोठियां बनाना शुरू कर दी थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। लेकिन मसूलीपट्टनम में पहले से ही पुर्तगालियों की कोठियां थी। पुर्तगालियों को लगा कि ये भी आ गए तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, इसीलिए पुर्तगालियों ने उनका बहुत विरोध करना शुरू कर दिया। जहांगीर को पता चला तो जहांगीर ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। अंग्रेजों के द्वारा जो कोठियां बनाई जा रही थी उनका निर्माण कार्य रुकवा दिया था। इसी को इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि जहांगीर के द्वारा व्यापारिक कोठियां खोलने की इजाजत विलियम हॉकिंस को नहीं दी गई थी। इजाजत तो दी गई थी लेकिन पुर्तगालियों का विरोध ज्यादा हो गया था तो इसीलिए इजाजत वापस ले ली गई थी। 1611 के अंत में विलियम हॉकिंस वापस चला गया था इंग्लैंड। 1615 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भेजा। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रो ने गुजरात के सूबेदार खुर्रम, जिन्हें शाहजहां कहा गया था बाद में, से स्वीकृति लेकर व्यापारिक कोठियां बनाना शुरू कर दी थी। इस तरह से सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में अंग्रेजी कोठियां स्थापित की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कोठियां कहाँ बनाई थी? सूरत में। कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ये विवाद इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया, उसने कोठियां तो बनाई थी लेकिन पुर्तगालियों का विरोध हो गया था तो इसीलिए वो कोठियां अधूरी रह गई थी और ये कोठियां उसने कहाँ बनाई थी? मसूलीपट्टनम में बनाई थी। फिर सर टॉमस रो को भेजा गया। टॉमस रो ने सबसे पहले सूरत में बनाई, फिर आगरा में, फिर अहमदाबाद में, फिर भड़ोच में। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। आगरा उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद गुजरात में है और भड़ोच भी गुजरात में है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में और दूसरी कोठी सूरत में स्थापित की थी। पहली कोठी कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी और दूसरी सूरत में की थी। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा पेड़ा वेंकट से समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव को किराए पर ले लिया था और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से एक कोठी बनाई थी। बाद में यही स्थान शहर के रूप में परिवर्तित हो गया था और चेन्नई या फिर मद्रास का है तो वो कहा जाने लगा था। और 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों के नाम एक सुनहला फरमान जारी किया था जिसमें 500 पैगोडा के वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर अंग्रेजों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा प्रदान की गई थी। किसमें प्रदान की गई थी? सिर्फ 500 पैगोडा। पैगोडा क्या होता है? देखिए, पैगोडा डचों के द्वारा जो सोने के सिक्के ढाले गए थे उन्हीं को पैगोडा कहा जाता है। तो सिर्फ 500 सिक्कों के वार्षिक कर के बदले में गोलकुंडा के सभी जो बंदरगाह थे उन पे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति किसने? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दे दी थी। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। इसी समय पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया था
और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1669 में गेराल्ड ओंगियर अंग्रेजी कंपनी का निदेशक बन के आया और उसने बंबई में बंदरगाह तथा गोदाम बनाना शुरू कर दिया था। मुंबई को आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को ही दिया जाता है और 1687 में अंग्रेजों ने सूरत से अपना मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था। यहाँ पे आप थोड़ा समझ लेते हैं। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1669 में गेराल्ड ओंगियर कंपनी का निदेशक बना। उसने मुंबई में बंदरगाह और गोदाम बनाना शुरू कर दिया था। मुंबई को आधुनिक रूप से बसाने का जो श्रेय है वो गेराल्ड ओंगियर को ही दिया जाता है और 1687 में अंग्रेजों ने सूरत से अपना जो मुख्यालय है उसको हटा के मुंबई में बना लिया था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि मुंबई को बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को दिया जाता है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि मुंबई उससे पहले भी था लेकिन गांव के रूप में था। शहर के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को दिया जाता है और मैंने यहाँ पर बंबई नाम इस्तेमाल किया है, वैसे आधुनिक नाम मुंबई है। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3000 रुपए वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेजों ने 1200 रुपए में सूतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल की थी। यहीं पर फोर्ट विलियम के नाम से एक कोठी बनाई और उसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर को बनाया था। सूतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर के ही विस्तृत रूप को कलकत्ता कहा जाने लगा है, जिसको आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय जॉर्ज चॉर्नोक को दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं 1651 की। उस समय बंगाल का जो सूबेदार था वो शाह सुजा था। 3000 वार्षिक कर के बदले में उसने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी। 1698 में बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान था। उसने क्या किया कि 1200 रुपए में सूतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर की जो जमींदारी किसको दे दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम के नाम से वहां पे कोठी बनाई थी। उसका पहला जो प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया था? सर चार्ल्स आयर को बनाया था। सूतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर के ही विस्तृत रूप को कलकत्ता कहें या फिर आधुनिक नाम है कोलकाता, तो कोलकाता कहा जाने लगा था और जिसको आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सर जॉर्ज चॉर्नोक को दिया जाता है। कलकत्ता को 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। 1774 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। देखिए मैं यहाँ पर कलकत्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ नाम, वैसे कोलकाता नाम है, आप लोग बाद में कमेंट मत करना। और यहाँ पे आपको समझना है कि 1774 से 1911 तक जो कलकत्ता था वो ब्रिटिश भारत की राजधानी था। आज दिल्ली है राजधानी, लेकिन 1774 से 1911 तक कलकत्ता राजधानी थी। 1911 के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1715 में कोलकाता से एक अंग्रेजी दूत मंडल मुगल दरबार में आया, जिसमें एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो कि एक डॉक्टर थे और ख्वाजा सिरहुदी प्रमुख सदस्य थे। इस समय मुगल शासक फर्रुखसियर था जो एक गंभीर रोग से ग्रस्त था, परंतु विलियम हैमिल्टन ने क्या किया, क्योंकि विलियम हैमिल्टन एक चिकित्सक था यानी कि डॉक्टर था, तो उसने अपनी चिकित्सा से फर्रुखसियर को पूरी तरह ठीक कर दिया था। फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ और उसने 1717 में क्या किया कि एक शाही फरमान जारी किया था और इस शाही फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में 38 गांव की सूबेदारी और मुंबई में सिक्के ढालने तथा उन सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा दी गई थी। इसी शाही फरमान को इतिहासकार ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार पत्र कहा था। और धीरे धीरे अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों ने
पूरे मुगल वंश को ही खत्म कर दिया था। तो ये तो था भारत में व्यापारिक कंपनियों